हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन एचआरएम विच इज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जरूर से पूरे सेशन को एंड तक देखिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। इन सभी वीडियोस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So go and join the Telegram group to get access to the PDFs. So let's start with our today's session. So आज का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. Which of the following involves measuring the cost incurred by an organization to recruit, select, hire, train and develop human assets? Option A human resource planning, option B human resource controlling, option C human resource accounting, option D human resource organizing. सो राइट आंसर इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होता है इट कंसीडर्स बोथ द कॉस्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस, जो आप एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर रहे हो, उनको सिलेक्शन, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस पे कंपनी का कितना कॉस्ट आ रहा है। एंड साथ में ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉयज पे जो अब इतना कॉस्ट लगा रही है ऑर्गेनाइजेशन, वो कितना इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये दोनों चीजें कंसीडर करता है। अब अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में मतलब दोनों ही चीजें कंसीडर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितना कॉस्ट लग रहा है ऑन देयर एम्प्लॉइज, उनको रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, हायरिंग, ट्रेनिंग, उनको डेवलप करने में, और साथ में ये भी मेजर करता है कि उनकी क्या इकोनॉमिक वैल्यू है, कितना वैल्यू या कितना बेनिफिट्स वो पहुंचा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। साथ में इट ऑल्सो कंसीडर्स द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि अगर कोई एम्प्लॉय छोड़कर जाता है या इसको ले ऑफ किया जाता है तो उसके रिप्लेसमेंट में अब दूसरे एम्प्लॉय को वापस से रिक्रूट करना पड़ेगा, उसको वापस ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट को भी कंसीडर करता है व्हेन द गुड टैलेंट लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो राइट आंसर इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये देखिए, मैंने लगभग हर ही क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है जो आप पीडीएफ में रीड कर सकते हो, विच यू कैन फाइंड इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which term means taking up the second job or multiple other work assignments apart from one's full-time job? Options are part-time working, moonlighting, freelancing, vestibule employment. So right answer is moonlighting. Moonlighting पे क्वेश्चन आपका पहले प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आ चुका है। मूनलाइटिंग टर्म का मतलब होता है कि जब एम्प्लॉय का खुद से पहला एक फुल टाइम जॉब है ऑलरेडी, बट वो उसके साथ में एक सेकेंड जॉब भी ले रहा है। ओके, अपार्ट फ्रॉम द फुल टाइम जॉब वो और भी मल्टीपल वर्क असाइनमेंट्स में अगर वो इंगेज होता है, ओके, जिसको कि हम लोग एक तरीके से डुअल एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। ओके, सो दैट इज अ मूनलाइटिंग। ये ज्यादातर आईटी सेक्टर में देखने को मिला कोविड के समय में, जब वर्क फ्रॉम होम था तो एम्प्लॉयज जिनका मेन काम था फुल टाइम, वो तो उसमें तो इन्वॉल्व थे ही, वो जॉब तो कर ही रहे थे, और उसके साथ अलग अलग कंपनीज में भी उन्होंने मल्टीपल वर्क असाइनमेंट्स उठा रखे थे। अब इससे मेन कंसर्न्स क्या होते हैं? इससे मेन कंसर्न सबसे पहला तो होता है देयर इज अ लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आप एक समय पर एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान देते हो, एक से मल्टीपल वर्क में इन्वॉल्व होते हो, सिंस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द प्रोडक्टिविटी। देन इट और रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट, वो काम में अपना उतना फोकस होके काम नहीं कर पाते हैं, अगेन बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट इन मल्टीपल वर्क्स। एंड इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच। अगर वो एक कंपनी से दूसरे कंपनी में डेटा शेयर कर रहे हैं, सो इट रिजल्ट्स इन डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीचेस ऑल्सो। इसीलिए बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको मना कर दिया, लीगल कर दिया है कि मतलब आप इस तरीके से मून लाइटिंग नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन एट अ वन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which system takes into account non-financial aspects of corporate performance such as customer satisfaction, business process to create the complete picture of how the company is likely to perform in the future? Options are key performance indicators, option B functional HRM, option C total quality management, option D balanced scorecard. सो राइट आंसर है बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। अगेन बैलेंस्ड स्कोर कार्ड के ऊपर भी एक दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है आपका एग्जाम में। सो बैलेंस्ड स्कोर कार्ड एक तरीके से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होता है जो कि एक्चुअली हेल्प टू मेजर द परफॉर्मेंस नॉट ओनली फ्रॉम द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, बट इसमें और जो अदर नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं,
ओके, उसका भी वो मेजर करता है परफॉर्मेंस। तो इसमें एक्चुअली 4 कंपोनेंट्स और 4 पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो ये कंसीडर करता है। फर्स्ट इज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। ओके, तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में मेजर्स द फाइनेंशियल सक्सेस ऑफ द कंपनी। इसमें आपका फाइनेंशियल पार्टी आ जाएगा, जिसमें आप कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, ये सब मेजर कर रहे हो। ऑफ कोर्स इट कंसीडर्स द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। इसके साथ साथ वो कस्टमर पर्सपेक्टिव भी इंक्लूड करता है, वेयर इट इज फोकसिंग ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रिटेंशन, ओके, मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी, कितने ज्यादा लॉयल्टी है कस्टमर्स की उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। देन इंटरनल बिजनेस प्रोसेस इज द थर्ड कंपोनेंट, वेयर इट लुक्स एट द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी, कितना एफिशिएंटली वो अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हैं, कितना इफेक्टिवली वो क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं। एंड लास्ट इज अ लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। लर्निंग एंड ग्रोथ में वेयर वी कैन असेस द एम्प्लॉय स्किल्स, नॉलेज लेवल, न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन adopted। ओके, सो ये फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस एंड लर्निंग, ये 4 पर्सपेक्टिव्स होते हैं विच आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। नेक्स्ट है, in dash organization structure, teams are formed and team member report to 2 or more managers. It is the result of combining a project design with a functional structure. Options are mechanistic, divisional, matrix or functional. So right answer है matrix structure. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे टीम्स फॉर्म की जाती है और जो भी टीम मेंबर होते हैं दे रिपोर्ट टू 2 और मोर मैनेजर। ओके, जो एकदम टॉप पे होता है ही इज रिस्पॉन्सिबल कि जो भी पूरा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो। और ये मेनली किसके लिए यूज होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट्स उठाती है विच आर प्रोजेक्ट ड्रिवन। ओके, तो उसके लिए मेनली मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यूज होता है, जहां पर एक से ज्यादा मैनेजर्स को रिपोर्टिंग की जाती है, वेरियस एम्प्लॉयज आर एंगेज्ड इन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ओके, और जो एकदम टॉप पे होता है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। वैसे आपका डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, जहां पर क्या होता है, जो कॉर्पोरेट डिविजन्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, लाइक एन ऑटोनॉमस बिजनेस, जैसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आपका क्या है, ऑटोनॉमस डिविजन्स बन जाते हैं। ऑटोनॉमस जो इंडिपेंडेंट डिविजन्स होते हैं उनका अपना फोकस्ड प्रोडक्ट होता है, अपना फोकस्ड मार्केट होता है जिसकी तरफ वो पूरा वर्क करते हैं उसकी तरफ। ओके, बट of course they work under the larger corporate umbrella only, so they are like the strategic business units। okay, अब जैसे अगर सैमसंग की बात करें तो उसके अपने अपने ऑटोनॉमस डिविजन्स है जहां पर उनका वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अलग है। ओके, जैसे कि आपके वॉशिंग मशीन, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, टीवी वगैरह आ गया, बाकी उनका मोबाइल फोन्स, इनका सेगमेंट अलग है। ओके, सो दीज आर लाइक द ऑटोनॉमस डिविजन्स हैविंग देयर ओन प्रोडक्ट मार्केट टू फोकस ऑन। फिर आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर ये होता है जहां पे जो सिमिलर टाइप के फंक्शंस होते हैं या स्पेशलिटीज होती है, प्रोसेसेस होता है, उनको एक सिमिलर हेडिंग के अंदर में कंबाइन कर देते हैं, जैसे फाइनेंस है, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में अब जो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स बने हैं जिनके अपने अपने और सेपरेट फंक्शंस हैं, वो लोग क्या करते हैं उसी की तरफ पूरा फोकस करते हैं। तो कई बार ये हो जाता है कि वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसको तरफ उतना फोकस नहीं करके अपने सिर्फ एक स्पेशल फंक्शन की तरफ ही फोकस्ड उनका रहता है। ओके, so डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एडविन लोक्स गोल सेटिंग थ्योरी, अ गोल सफिशिएंसी इज अफेक्टेड बाय विच 3 फीचर्स। ऑप्शंस आर प्रॉक्सिमिटी, डिफिकल्टी एंड स्पेसिफिसिटी। ऑप्शन बी प्रॉक्सिमिटी, डिफिकल्टी एंड जनरलाइजेशन। ऑप्शन सी प्रॉक्सिमिटी, इजीनेस एंड स्पेसिफिसिटी। ऑप्शन डी फार रीचिंग एडवर्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। गोल सेटिंग थ्योरी में अब जो गोल कैसा होना चाहिए, गोल एफिशिएंसी किससे मेजर होती है, पहला है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब वो जो गोल है कितना दूर है, क्या टाइम ओरिएंटेड है उसको अचीव करने का। इट इंक्लूड्स योर शॉर्ट टर्म गोल्स, जितना ज्यादा शॉर्ट टर्म आप क्या बड़े बड़े टास्क, मतलब आपके जो बड़े बड़े गोल्स है आप उसको स्मॉल स्मॉल सब गोल्स में डिवाइड कर सकते हो।
और इस तरीके से जो आपकी शॉर्ट टर्म गोल्स है उसकी तरफ आप फोकस करो, पहले उसको अचीव करने की कोशिश करो, देन यू मूव टुवर्ड्स अचीविंग योर लार्जर गोल और लार्जर विजन। तो इट इंक्लूड्स बोथ द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म गोल्स। जितना ज्यादा हमारे को लगता है कि बगल में है उस गोल्स को अचीव करना, उतना ज्यादा वो एफिशिएंट होता है एक्चुअली। डिफिकल्टी लेवल, अब गोल ऐसा होना चाहिए ना तो बहुत इजी हो टू अटेन, अदरवाइज वो मोटिवेट ही नहीं करेगा किसी को अचीव करने के लिए, और अगर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो तो अगेन इट विल डीमोटिवेट की लगेगा कि अचीव ही नहीं कर सकते। सो मॉडरेट अमाउंट ऑफ डिफिकल्टी होनी चाहिए कि वो गोल क्या है, चैलेंजिंग भी हो बट स्टिल अचीवेबल हो, जिसको अचीव किया जा सके। सो इट शुड बी रियलिस्टिक इन नेचर। एंड नेक्स्ट इज स्पेसिफिसिटी। आपको स्पेसिफिक गोल सेट करने चाहिए जिससे आपको पता हो कि एक्चुअल में आप क्या अटेन करना चाहते हो, जिसको आप मेजर कर सको। लाइक टू इंक्रीज द सेल्स बाय 10%, वो एक स्पेसिफिक गोल हुआ कि कंपनी चाहती है उसका सेल्स 10% बढ़े, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग दैट इंक्रीज द सेल्स फ्रॉम लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर से सेल्स बढ़ानी है, लेकिन कितनी बढ़ानी है वो एक स्पेसिफिक गोल सेट होगा। इट विल बी हेल्पफुल फॉर अ कंपनी टू इजिली measure it. Okay, so the goals: proximity, difficulty level, specificity. Okay, these are the three features. Next है, which of the following shows the relationship between positive expectations and the positive results? Options are halo effect, Pygmalion effect, Horn effect, anchoring bias. So right answer is Pygmalion effect. पिग्मेलियन अफेक्ट ये होता है कि जहां पर अगर कोई किसी से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखता है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उससे क्या होता है, वो पर्सन मोटिवेट होता है, अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करता है। जैसे कि अगर किसी बॉस को हाई एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द स्पेसिफिक एम्प्लॉय की ये तो टारगेट अचीव करेगा ही करेगा, तो उस एम्प्लॉय को भी रखता है ओके द बॉस इज प्लेसिंग हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, तो वो और ज्यादा एफर्ट्स डालता है। सो हायर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स इन हायर परफॉर्मेंस एंड हायर रिजल्ट्स। तो दिस इज कॉल्ड द पिग्मेलियन इफेक्ट। हेलो इफेक्ट होता है विच इज एक्चुअली द पॉजिटिविटी बायस दैट द पर्सन में फॉर्म, की जहां पर आपको लगता है कि कोई एक स्पेसिफिक ट्रेट अगर किसी एम्प्लॉय का, किसी पर्सन का अच्छा है, तो वो ओवरऑल आप उसको पॉजिटिव वे में रेट करते हो। सो दैट इज एन हेलो इफेक्ट। और हॉर्न इफेक्ट उसका नेगेटिव बायस होता है, उसका जस्ट ऑपोजिट होता है हेलो इफेक्ट का। जहां आपको कोई एक स्पेसिफिक नेगेटिव ट्रेट दिखता है तो आप उसी के हिसाब से उसको अनफेवरेबल वे में जज करते हो, नेगेटिव वे में जज करते हो। कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन थोड़ा सा लेट हो रहा है आने में, तो आपको लगेगा नहीं ये एफिशिएंट ही नहीं है, स्किलफुल ही नहीं है। तो अगर पंचुअलिटी से आप उसके स्किल को अगर आप जज कर रहे हो, तो मतलब कोई भी एक नेगेटिव ट्रेट से आप उसको ओवरऑल नेगेटिव जज करते हो, दैट इज अ हॉर्न इफेक्ट। और एंकरिंग बायस होता है वेयर यू प्लेस अ लॉट ऑफ रिलाई ऑन योर फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि आप सारा जजमेंट उसी के बेसिस पे कर देते हो जो आपको प्राइमरी जो उसके बारे में पता चला। ओके, सो here you rely too heavily on the first piece of information और उसके हिसाब से आप जजमेंट्स लेते हो। where you rely too heavily on first piece of information, that is an anchoring bias. Next question, which of the statement is incorrect regarding Bombay Shops and Establishment Act of 1948? Option A, license is valid for 1 year and needs to be renewed. Option B, a shop or establishment is to be registered under the act with the local authority. Option C, as per the leave provision, if an employee has worked for more than 240 days during a year, he is entitled to 15 days leave. Option D, no employee should be asked to work more than 9 hours on any day and 48 hours in a week. So डिफरेंट एक्ट्स है आपके, सोशल सिक्योरिटी के अंदर के एक्ट्स है, बाकी ये सब आपके मैटरनिटी बेनिफिट, ग्रेचुटी, पेमेंट ऑफ बोनस, ठीक है, ये सारे एक्ट्स के आपको सब फीचर्स पता होने चाहिए, इनमें से कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, सो कौन सा इनमें से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग टू द बॉम्बे शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट एक्ट? राइट आंसर है ऑप्शन सी। सो बॉम्बे शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में ये है कि जो भी एस्टैब्लिशमेंट है, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है, दैट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट विद द लोकल अथॉरिटी, और जो इनका लाइसेंस का वैलिडिटी रहता है वो 1 ईयर रहता है, उसके बाद इसको हर साल रिन्यू करवाना रहता है। फिर वही है, शॉप एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर होनी चाहिए विद द लोकल अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट।
अब इसके अंदर में अगर लीव प्रोविजन की बात करें तो रूल है कि अगर एम्प्लॉय ने हैज वर्कड फॉर मोर देन 240 days ड्यूरिंग ईयर, ही इज entitled to 21 days लीव इंस्टेड ऑफ 15 days लीव, विच कैन बी accumulated to 42 days एक बार में। ओके, तो 21 days लीव के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। साथ में इसमें वर्किंग आवर्स बेस्ड प्रोविजन भी है कि उसको एक तो क्या है, वीकली हॉलीडे एक मिलनी चाहिए, और साथ में ही शुड नॉट बी आस्क्ड टू वर्क मोर देन 9 hours on any day और 48 hours in a week. So this is regarding his working tenure. Okay. Next question. Which of the statement is incorrect regarding Industrial Disputes Act of 1947? Options है The act prohibits strikes and lockouts in a public utility services without giving due notice. Option B, the acts make it obligatory to constitute a work committee in industrial establishment employing 100 or more workmen. Option C, total number of members in work committee should not be more than 10. Option D, the act provides for the layoff, retrenchment and closure for which a specific procedure is required to be followed. So, अब ये क्वेश्चन तभी आप कर पाओगे जब आपको सारे करेक्टरिस्टिक्स पता होंगे रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट क्यों लाया गया था? फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो हो सकते हैं राइज बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, वर्कमैन एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन, उनके लिए लाया गया था कि उनके बीच में कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो तो उसको ये इन्वेस्टिगेट और सेटल किया जा सके अंडर दिस एक्ट, उसके रिलेटेड इसमें प्रोविजंस हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये ऑफ कोर्स एक्ट प्रोहिबिट करता है कि किसी भी तरीके का पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड अगर स्ट्राइक लॉकआउट्स है तो आप पहले नोटिस दिए बिना स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते हो। दूसरा, इसमें ये भी बोला गया है जिस भी स्टैब्लिशमेंट में 100 या उससे ज्यादा वर्कमैन है उनको वर्क कमिटी अपनी स्टैब्लिश करनी है, जिससे कि उनके जो भी इंटरेस्ट है, उनके कुछ भी बात है उसको वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, जो भी वर्कमैन है वो अपनी बात को उसमें रख सके। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ वर्क कमिटी शुड नॉट बी मोर देन, ये होगा 20, तो इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन सी हो गया। और इसमें जो वर्क कमिटी होगी इसमें इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वर्कमैन के साइड से भी और एम्प्लॉयर की साइड से भी, जिससे दोनों का इंटरेस्ट इक्वली प्रोटेक्ट हो सके। सो दोनों की साइड से इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे दैट शुड बी लिमिटेड टू 20। और ये वर्क कमिटी सेटअप होनी चाहिए हर उस इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे 100 या उससे ज्यादा वर्कमैन काम कर रहे हो। साथ में इसमें स्पेसिफिक रूल्स भी प्रोवाइडेड है रिलेटेड टू कि अगर आप किसी वर्कमैन को ले ऑफ कर रहे हो, रिट्रेंच कर रहे हो या फिर क्लोजर हो रहा है यूनिट का तो किस तरीके से होना है उसके बारे में भी इस एक्ट के अंदर में मेंशन्ड है। ओके, और साथ में इसमें ये भी है कि अगर किसी भी तरीके का आप एम्प्लॉयर सर्विस कंडीशंस में कुछ भी चेंजेस अगर लाने चाह रहा है रिलेटेड टू लीव या किसी भी तरीके का मेडिकल अलाउंस, किसी भी तरीके का अगर सर्विस कंडीशंस में चेंजेस ला रहा है एम्प्लॉय की, तो उसको एटलीस्ट 21 डेज का नोटिस देना रहता है एम्प्लॉय को कि इस तरीके का हम चेंजेस लाने वाले हैं रिगार्डिंग अ सर्विस कंडीशंस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका ऑप्शन सी हो गया क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स शुड बी नॉट बी मोर देन 20। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्रेड यूनियंस एक्ट ऑफ 1926? Option A, not less than one half of the office bearers of the trade union shall be the person who are actually engaged or employed in the industry to which union is connected. Option B, registered trade union of workmen shall all times continue to have not less than 5% or 50 of the workmen, whichever is less, employed in the establishment with which it is connected as its members. If the trade union is in existence for more than a year before it applies for registration, it shall submit a statement of assets and liabilities to the registrar of trade unions. Option D, registrar shall issue a certificate of registration to the trade union and also can be withdrawn after giving 2 months notice. तो ये सारे पॉइंट्स है रिलेटेड टू ट्रेड यूनियन एक्ट विच प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, जिससे कि जो ट्रेड यूनियन है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, उनको एक लीगल स्टेटस मिल सके। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट है। जो भी ऑफिस बियरर्स होंगे जो ट्रेड यूनियन के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करेंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे,
तो कम से कम जो 50% जो भी एज एन ऑफिस बेयरर वर्क करेंगे ट्रेड यूनियन में, वो उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड होने चाहिए जिससे वो ट्रेड यूनियन कनेक्टेड है। तो ये आपका करेक्ट है। अब इसमें वर्कमैन की बात करें, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन, इसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए? सो इट शुड नॉट हैव लेस देन 10% or 100 of the workmen whichever is less, okay, as its member to which it is related। कम से कम 10% या 100 ऐसे वर्कमैन उसके मेंबर होने चाहिए जो कि उसी इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट से बिलोंग करते हो जिस इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट से ट्रेड यूनियन कनेक्टेड हो। फिर ये सही है, अगर ट्रेड यूनियन एग्जिस्टेंस में है 1 साल से ज्यादा तो उसको क्या है, अपना स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी सबमिट करना होता है टू द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन, और रजिस्ट्रार इसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, और रजिस्ट्रार ही इसको विड्रॉ भी कर सकता है इसके सर्टिफिकेट को, अगर इसके अंदर के प्रोविजंस को ये फॉलो ना करे ट्रेड यूनियन। बट विड्रॉ करने से पहले उसको 2 मंथ्स का नोटिस देना रहता है ट्रेड यूनियन को। ओके, तो ये बाकी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इनकरेक्ट आपका ऑप्शन बी हो गया। तो जो भी इसके मेंबर्स होंगे, ओके, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स हैं, तो उसमें एटलीस्ट 10% या 100 वैसे वर्कमैन होने चाहिए जो कि उसी इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट से बिलोंग करते हो जिस इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट से वो ट्रेड यूनियन कनेक्टेड है। ओके, ये देखिए मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस के साथ वही बोला, आपको सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं विच यू कैन रीड फ्रॉम आवर पीडीएफ एंड यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप टू गेट एक्सेस टू दिस पीडीएफ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ओके, अब बोनस एक्ट रिलेटेड पॉइंट्स आपको अगेन पता होने चाहिए। ऑप्शन ए है द एक्ट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन। ऑप्शन बी, इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द एम्प्लॉयर टू पे बोनस एट द मिनिमम रेट ऑफ 8.33% ऑफ सैलरी और 100 रुपीज विच एवर इज हायर। Option C, new establishments get the exemptions from the payment of bonus for the period of 6 years or up to the year they show the profit, whichever is earlier. Option D, bonus is payable to the employee whose salary does not exceed 25,000 per month and who has worked in the establishment for not less than 7 days. सो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है जिसमें कि जो भी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 20 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उन पे एप्लीकेबल होता है कि जिससे जो एम्प्लॉयर है वो अपना प्रॉफिट शेयर करे इन द फॉर्म ऑफ बोनसेस टू द एम्प्लॉइज। ओके, तो बोनस के लिए हकदार कौन होते हैं? इट इज पेबल टू द एम्प्लॉइज हु सैलरी डज नॉट एक्सीड ₹21,000 पर मंथ अंडर दिस एक्ट एंड हु हैज वर्कड फॉर नॉट लेस देन 30 डेज। तो ये 2 रूल होते हैं एप्लीकेबल जो आपको याद रखते हैं कि एम्प्लॉइज की एक तो सैलरी वेजेस शैल नॉट एक्सीड 21,000 पर मंथ अंडर दिस एक्ट और दे शुड हैव वर्क फॉर एटलीस्ट 30 डेज। ठीक है, बाकी ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इसमें जो मिनिमम बोनस लिखा है कि एटलीस्ट इतना पे करना ही करना है एम्प्लॉयर को, वो है 8.33% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय और ₹100 एंड मैक्सिमम इज कैप्ड एट 20%। जिनकी सैलरी का मैक्सिमम बोनस 20% मिल सकता है और मिनिमम 8.33% या 100 रुपीज देना ही देना है। साथ में इसमें ये भी है कि अगर न्यू स्टैब्लिशमेंट है, अभी नया नया सेटअप हुआ है, तो फिर उनको 6 साल तक का एग्जेम्पशन मिल जाता है कि वो बोनस ना भी दे तो चलेगा, या जब तक उनको प्रॉफिट नहीं अराइज होता। अगर वो लॉस मेकिंग है तो कैसे बोनस देगी? ठीक है, सो विच एवर इज अर्लियर, या तो 6 साल या जब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं हो जाती तो तब तक वो न्यू एस्टैब्लिशमेंट्स को बोनस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961। ऑप्शन ए, मैक्सिमम पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव इज 26 वीक्स, 8 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी। Option B, to be entitled to maternity leave, a woman must have worked for not less than 60 days in the 12 months immediately preceding the day of expected delivery. Option C, in case of miscarriage, woman is entitled to 6 weeks of leave from the day of miscarriage. Option D, maternity leave of 12 weeks is allowed to the mothers who are legally adopting a child below the age of 3 months. So maternity benefit act के अंदर में maternity leave related provisions है, जो मदर्स है उनको भाई प्रॉपर रेस्ट मिल सके, उनको लीव्स मिल सके, पेड लीव्स मिल सके, बट उसके रिलेटेड कुछ रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट वाला आपका करेक्ट है।
कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव जो इसमें बात करी गई है मैटरनिटी लीव, दैट इज 26 वीक्स की उनको लीव मिलनी चाहिए, जिसमें 8 वीक्स विच इंक्लूडिंग 8 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, और बाकी लीव्स आफ्टर डिलीवरी में काउंट होती है। साथ में मैटरनिटी लीव इंटाइटलमेंट के लिए जरूरी है, एलिजिबिलिटी के लिए जरूरी है कि द वुमेन शुड हैव वर्कड फॉर नॉट लेस देन 80 डेज, कम से कम 80 दिन उसने काम किया होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में इन द लास्ट 12 मंथ्स बिफोर द डे ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी। सो 60 डेज नहीं, 80 डेज है। अगर मिस कैरेज हो जाता है तो उस केस में 66 वीक्स की लीव अलाउड है। और इवन अगर मदर अडॉप्ट कर रही है चाइल्ड को विच इज बिलो द एज ऑफ 3 मंथ्स, तो उस केस में 12 वीक्स की लीव अलाउड है। साथ में अगर मिस कैरेज या किसी वजह से इलनेस हो जाती है, बीमारी वगैरह हो जाती है, तो उस केस में एक्स्ट्रा लीव भी अलाउड होती है अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 मंथ। 1 महीने की इलनेस की वजह से भी लीव ले सकती है, किसी भी वजह से अगर वो बीमार पड़ जाती है डिलीवरी की वजह से या प्री मैच्योर बर्थ की वजह से या मिस कैरेज की वजह से, इलनेस में 1 मंथ की लीव अलाउड है। ये सारे आपको ये याद रखने कितने पीरियड की लीव मिलती है किस केस में। और साथ में मेडिकल बोनस भी इंटाइटलमेंट होता है इसके अंदर, उनको मेडिकल बोनस भी मिलता है अप टू ₹250। अगर किसी भी तरीके का प्री नेटल या पोस्ट नेटल केयर एम्प्लॉयर की तरफ से फ्री ऑफ चार्ज उनको नहीं मिलता है, सो मेडिकल बोनस अप टू ₹250 भी वुमेन को मिलता है। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट ऑफ 1972। ग्रेचुटी पे हर साल क्वेश्चन आता है। ऑप्शन ए मैक्सिमम ग्रेचुटी पेबल शैल बी ₹20 lakhs while for the central government employees limit is raised to 25 lakhs. Option B, for every completed year of service or part in excess of 6 months, gratuity is payable at the rate of 20 days last on salary. Option C, right on the employee to receive gratuity if he has rendered continuous service of not less than 5 years. Option D, the acts provide for the compulsory payment of gratuity to the employees who are employed in the factory, mines, establishment having 10 or more employees. So कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। सो फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, पूरा साल जो कंप्लीट किया, या फिर अगर 6 मंथ से भी ज्यादा किसी साल काम किया, सो दैट विल बी काउंटेड अंडर इट। द ग्रेचुटी वुड बी पेबल एट द रेट ऑफ 15 days लास्ट ऑन सैलरी। ओके, तो इसका कंप्यूटेशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन 15 days लास्ट ऑन सैलरी, नॉट ऑन द 20 days। साथ में मैक्सिमम ग्रेचुटी पेबल जो इस एक्ट के अंदर में मेंशन है दैट इज 20 lakhs। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 2024 में लिमिट्स रेज कर दी गई थी, दे कैन अवेल द मैक्सिमम ग्रेचुटी अप टू 25 lakhs। साथ में कब हकदार होगा एम्प्लॉय ग्रेचुटी पाने का? जब उसने एटलीस्ट कंटिन्यूअस सर्विस दी हो ऑर्गेनाइजेशन में फॉर पीरियड नॉट लेस देन 5 years। और ये कौन से टाइप के एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए कंपलसरी है? विच आर हैविंग 10 और मोर एम्प्लॉइज। साथ में ग्रेचुटी क्या है, कंपनी फोरफीट भी कर सकती है अगर एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, अगर उसने बिल्कुल ओमिशन इन देयर ड्यूटीज किया या नेग्लिजेंस किया जिससे कि एम्प्लॉयर को लॉस हुआ इन इट्स प्रॉपर्टी, तो जितना उसको लॉस हुआ है उसके हिसाब से उसकी ग्रेचुटी फोरफीट भी कंपनी कर सकती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर में। मैक्सिमम ग्रेचुटी पेबल इज 20 lakhs विच इज गिवन एट द रेट ऑफ 15 days सैलरी। कम से कम 5 years का कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, और उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कंपलसरी है विच आर हैविंग 10 और मोर एम्प्लॉइज। ओके, नेक्स्ट है विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डिक्टेट्स द डिग्री टू विच एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्यूरेट इन देयर वर्क। ऑप्शन ए रिस्क ओरिएंटेड, ऑप्शन बी अचीवमेंट ओरिएंटेड, ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड, ऑप्शन डी प्रेसिशन ओरिएंटेड। सो राइट आंसर है प्रेसिशन ओरिएंटेड, वेयर इट इज फोकसिंग ऑन अटेंशन टू डिटेल्स। तो यहाँ पर जो इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो कि बहुत ज्यादा फोकस करता है कि भाई जो काम है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, देयर इज एन अटेंशन पुट ऑन एवरी डिटेल्स, जो भी एकदम माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है कि कुछ भी एरर्स नहीं हो तो तुरंत रेक्टिफाई किया जा सके, और जो एम्प्लॉयज है अपना काम बहुत ही सही तरीके से करे। ओके, सो द प्रेसिशन इसके ऊपर फोकस किया जाता है, दैट इज प्रेसिशन ओरिएंटेड कल्चर।
रिस्क ओरिएंटेड कल्चर वेयर द फोकस, जहाँ पे इनोवेशन के ऊपर को ज्यादा फोकस किया जाता है, वैल्यू दी जाती है, वहां पे एम्प्लॉयज को इनकरेज किया जाता है टू टेक कैलकुलेटिव रिस्क एंड बी इनोवेटिव इन देयर जॉब्स। अचीवमेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज एन एम्फेसिस पुट ऑन द आउटकम्स, कि भाई रिजल्ट्स पे फोकस है, कैसे वो रिजल्ट आए वो नहीं, बस रिजल्ट्स आने चाहिए, कि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, अब कौन से मीन्स के थ्रू प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो नहीं। सो हेयर द फोकस इज ऑन आउटकम्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड, हेयर द फोकस इज गिवन ऑन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, जहाँ पे एम्प्लॉयज को फ्रीडम दी जाती है अपने वर्क की तरफ, किस तरीके से उनको काम करना है, कैसे अपनी एक्टिविटीज को शेड्यूल करना है। ओके तो बट साथ में देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी दैट इज ऑल्सो इंस्टिल्ड ऑन देम। ठीक है, ऑटोनॉमस अगर उनको इंडिपेंडेंस दिया जा रहा है तो फिर साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी दी जाती है। ओके तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है कैरोल CSR pyramid highlights the four most important types of responsibility of organization, which is not one of them. ऑप्शन से लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन डी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो राइट आंसर है इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कैरोल CSR पिरामिड है जिसने एक्सप्लेन किया है कि क्यों और कैसे ऑर्गेनाइजेशन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी रहती है। तो इन्होंने मेन 4 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ फोकस किया है, जहां पर है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे इसमें लिखा ही हुआ है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बिजनेस की इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो भाई प्रॉफिटेबल हो, अगर वो प्रॉफिटेबल ही नहीं होगा तो वो सरवाइव कर नहीं पाएगा, उसके एग्जिस्टेंस का कोई फायदा नहीं है। ओके सो पहला इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, लॉ है, उसको वो ओबे करे, उसी के अंडर में वो काम कर सकता है। देन उसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी अपना वर्क है, एक्टिविटीज है, उसमें एथिकल रहे, जस्ट फेयरनेस, ओके ट्रांसपेरेंसी, वो सब चीजें आ जाती हैं। और लास्ट उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है दैट इज रिलेटेड टू फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में वेयर इट शुड बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, कि जो भाई कमा रहे हैं तो कुछ सोसाइटल वेलफेयर के लिए भी यूज करें। ओके सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, उनके बेनिफिट के लिए भी सोचना है। सो दीज आर द 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर हाईलाइटेड बाय द कैरोल, विच इंक्लूड्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके नेक्स्ट है अंडर पॉश एक्ट। पॉश एक्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिससे आप 3-4 क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे, एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो अंडर पॉश एक्ट एम्प्लॉय इज मैंडेटेड टू कंस्टिट्यूट इंटरनल कमिटी इन एवरी वर्क प्लेस विद मोर देन डैश नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ऑप्शन है 5, 10, 15, 20। सो राइट आंसर है 10। सो क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, उनको इंटरनल कमिटी सेटअप करनी रहती है। अब उसमें कुछ इनके नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जो इसके अंदर एक्ट के अंदर लिखे हैं, जो कि जो भी विमेन है इस टाइप का उनकी कंप्लेन आती है उसको डील करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 10 से कम होते हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल कमिटी फॉर्म होती है, वहां पर जाकर विमेन क्या है अपना कंप्लेन कर सकती है और वो सारे मैटर्स को देखते हैं। तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में 10 या उससे ज्यादा है उनको खुद ही को, 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज है उनको खुद को अपनी इंटरनल कमिटी सेट करनी रहती है, और जहां उससे कम होते हैं तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल कमिटी रहती है, वहां पे मैटर्स डील किए जाते हैं। नेक्स्ट है अंडर पॉश एक्ट विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कंस्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कमिटी। अब जो इंटरनल कमिटी जिन ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज्यादा लोग हैं वो उनको इंटरनल कमिटी बनानी रहती है, उनका मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है द टर्म ऑफ IC मेंबर शैल नॉट एक्सीड 3 years। ऑप्शन बी मिनिमम ऑफ 3 members इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर शुड बी प्रेजेंट फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी। ऑप्शन सी नॉट लेस देन 25% ऑफ इंटरनल कमिटी मेंबर्स आर women। ऑप्शन डी नॉट लेस देन 2 members आर देयर फ्रॉम अमंग द एम्प्लॉयज। सो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, नॉट लेस देन 50% ऑफ इंटरनल कमिटी मेंबर्स आर women। तो इसमें मेजर जो रिप्रेजेंट करेगा कमिटी को वो
विमेन ही मेंबर करती है। साथ में इसमें जो हेड होता है दैट इज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी सीनियर लेवल की विमेन ही होती है। ओके, उन एम्प्लॉयज में ही, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है उसमें जो सीनियर लेवल पे विमेन है दैट शी वर्क्स एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और जो इसमें मेंबर्स होते हैं उसमें कम से कम 2 मेंबर्स उन एम्प्लॉयज के में से ही होने चाहिए जिनको कि सोशल वर्क और लीगल नॉलेज हो, और प्रेफरेबली इट शुड बी अ विमेन। और साथ में एक एक्सटर्नल मेंबर्स भी होते हैं। मेंबर्स में तो मतलब मैंने बताया कि कम से कम 2 एम्प्लॉयज में ही होने चाहिए, एटलीस्ट 2 एम्प्लॉयज जिनको भाई सोशल वर्क और लीगल नॉलेज वगैरह हो। एक जो एक्सटर्नल मेंबर होता है इट इट इज फ्रॉम एन एनजीओ या एसोसिएशन जो कि विमेन रिलेटेड कॉज पे काम करते हो। ओके, और उनको काफी नॉलेज हो रिलेटेड टू इश्यूज रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड और साथ में ये भी रूल्स है कि 50% टोटल जो मेंबर्स आईसी मेंबर्स की वो विमेन होनी चाहिए। उनका टर्म जो होता है मेंबर्स का दैट शैल नॉट एक्सीड 3 इयर्स, जिससे कि और नए मेंबर्स आ सके, रोटेशन हो सके। ओके, और जब इंक्वायरी होगी तो उसमें जरूरी है कि कम से कम 3 मेंबर्स प्रेजेंट हो फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी विच इंक्लूड्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस इंटरनल कमिटी। जो कॉम्पोजिशन होता है, कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने टर्म पीरियड के लिए होने चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है अंडर पॉश एक्ट विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंक्वायरी एंड टाइमलाइंस। Option A, written complaints in 6 copies along with the supporting documents, names and address of witness have to be filed within 3 months of the date of incident. Option B, inquiry has to be completed within total of 90 days from the receipt of complaint. Option C, inquiry report has to be issued within 10 days from the date of completion of inquiry. Option D, employer is required to act on the recommendations of internal committee or local committee within 90 days of the receipt of inquiry report. तो इसमें टाइमलाइंस लिखे गए हैं, जो पूरी इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, कितने टाइमलाइन में कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो हर एक इंसिडेंट रिलेटेड टाइमलाइन है। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। जो एम्प्लॉयर है, जो भी उसको एक्शन लेना है, जो पर्सन गिल्टी पाया गया उसको टर्मिनेट करना है या सस्पेंड करना है, उसके बेसिस पे जो भी एक्ट करना है दैट शुड बी डन विद इन 60 days ऑफ द रिसीट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट। जो इंक्वायरी रिपोर्ट मिली है उसके बेसिस पे जो भी एम्प्लॉयर को एक्शन लेना है दैट शुड बी डन विद इन 60 days। बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जो विमेन है उसको अगर रिपोर्ट करना है तो जब भी उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ उसको 3 महीने का टाइम पीरियड रहता है कि इसकी कंप्लेन विद इन 3 months वो कर दे, जिसमें उसको नेम, एड्रेस, अगर साथ में कोई विटनेस है तो उसकी भी डिटेल सबमिट करनी रहती है। ये जो पूरी इंक्वायरी है दैट शुड बी कंप्लीटेड विद इन टोटल ऑफ 90 डेज। पूरा 90 दिन का टोटल समय रहता है कि इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए। जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है उसके अंदर 10 days का समय रहता है, जो भी इंक्वायरी करता है कि 10 days के अंदर वो रिपोर्ट प्रिपेयर कर दे, और रिपोर्ट मिलने के बाद एम्प्लॉयर के पास 60 days का समय रहता है एक्शन लेने का। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइंस है फॉर एवरी एक्शन अंडर दिस पॉश एक्ट। Next is, which of the following statements are correct regarding the penalties for the non-compliance of provisions of POS Act? अब POS Act के अंदर में penalties भी mention है अगर इसके provisions को comply नहीं करती है कंपनी। ऑप्शन है, if the employer fails to either constitute internal committee, they shall be punished with the fine which may extend to 50,000. Option B, in the event employer contravenes the provision a second time, they may be fined twice the amount as the fine for the first contravention or may face the cancellation of license for carrying the business. Option C, both the above. Option D, none of the above. So, अगर पॉश एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस है उसको फुलफिल नहीं करती है कंपनी, एम्प्लॉयर नहीं मानता है, सो ये सही है, पनिशमेंट मिलती है विच में फाइन इम्पोज हो सकता है अप टू 50,000 की अगर इंटरनल कमिटी नहीं फॉर्म करी, अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज होने पर भी, या कोई भी प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया रिगार्डिंग द टाइमलाइंस रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन और टू एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंक्वायरी रिपोर्ट, तो 50,000 का इसमें फाइन इम्पोज हो सकता है। और अगर सेकेंड टाइम भी कॉन्ट्रावेंशन होता है एम्प्लॉयर की तरफ से, फिर से प्रोविजन डिसोबे करती है, तो जो भी फाइन फर्स्ट टाइम लगा था उसका ट्वाइस द फाइन लग सकता है और साथ में उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट है इन जोहारी विंडो डैश इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन नोन टू अदर्स बट नॉट नोन टू इंडिविजुअल्स। ऑप्शंस है ओपन एरिया, ऑप्शन बी ब्लाइंड एरिया, ऑप्शन सी हिडन एरिया, ऑप्शन डी अननोन एरिया। सो राइट आंसर है ब्लाइंड एरिया। अब जो जोहारी विंडो है ये एक साइकोलॉजिकल टूल है विच हेल्प्स टू इम्प्रूव द सेल्फ अवेयरनेस। हमें अपने बारे में कितना पता है वो जोहारी विंडो के थ्रू पता चलता है। जोहारी विंडो ने मतलब इस तरीके से 4 विंडोज के थ्रू ये रिप्रेजेंट किया है। ओपन एरिया एरिना जिसको कहते हैं, ओपन एरिया में मतलब कि वो इंफॉर्मेशन जो हम इंडिविजुअल खुद को भी पता है, हमें सेल्फ को भी पता है, और वो इंफॉर्मेशन जो बाकी लोगों को भी हमारे बारे में पता है, वो सारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ओके, या जो हमें अपने बारे में खुद भी पता है, लोगों को भी पता है। ब्लाइंड एरिया में वो इंफॉर्मेशन आ जाती है जो लोगों को तो पता है, नोन टू अदर्स बट नॉट टू सेल्फ। हमें खुद को अपने बारे में नहीं पता, हमारी कुछ ऐसी नर्वसनेस हैबिट, या हमारे बात करने का टोन या पेच, या हम किसी को डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, या हमारे कुछ मैनरिज्म्स विच इज नोन टू अदर्स बट नॉट नोन टू अवर सेल्फ, हमारा टेम्परामेंट। हिडन एरिया वो जो इंफॉर्मेशन जो आपको तो पता है, सेल्फ को पता है, बट लोगों को नहीं पता, सो वो हिडन एरिया में आता है। और अननोन एरिया जो किसी को भी नहीं पता। तो अब इसमें बोला, अब जो ब्लाइंड एरिया की चीजें हैं जो हमारे बारे में बाकी लोगों को पता है बट हमको खुद को नहीं पता, वो ब्लाइंड एरिया को रिड्यूस किया जा सकता है और ओपन एरिया की तरफ हम लोग मूव कर सकते हैं बाय गेटिंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स। जितना हम फीडबैक लेंगे अपने बारे में दूसरे लोगों से, उतना ही हमारा ब्लाइंड एरिया खत्म होगा, हमें अपने बारे में और पता चलेगा। हिडन एरिया कैसे खत्म होगा, हम लोग ओपन एरिया की तरफ कैसे बढ़ेंगे, जो चीज हमें खुद को पता है बट हमने दूसरों को नहीं बता रखी है, तो जितना ज्यादा हम खुद से सेल्फ डिस्क्लोजर्स करेंगे, जितना ज्यादा हम अपने बारे में बताएंगे, उतना ही हमारा हिडन एरिया कम होगा। और अननोन एरिया जो इन्फॉर्मेशन ना हमें पता है ना दूसरों को पता है, उसमें हमें और इन डेप्थ एनालिसिस की जरूरत होती है। ओके, सो ये जो जोहारी विंडो है एक साइकोलॉजिकल टूल है जो कि हमें सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताता है, कम्युनिकेशन कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं दूसरों के साथ। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ व्यूका। ऑप्शन ए वेगनेस अनसर्टेनिटी कैपेबिलिटी एम्बिग्विटी, ऑप्शन बी वल्नरेबिलिटी अनसर्टेनिटी कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी एक्टिविटी, ऑप्शन सी वोलेटिलिटी अनसर्टेनिटी कॉम्प्लेक्सिटी एम्बिग्विटी, ऑप्शन टी वोलेटिलिटी अनसर्टेनिटी कॉम्प्लेक्सिटी एबिलिटी। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फुल फॉर्म याद होना चाहिए। क्राइसिस मैनेजमेंट में बात होती है कि व्यू का अप्रोच वोलेटिलिटी अनसर्टेनिटी कॉम्प्लेक्सिटी एम्बिग्विटी। ओके, तो व्यू का ये 4 एलिमेंट्स है। वोलेटिलिटी मतलब जैसे कि रैपिड चेंजेस होना, वो वोलेटाइल कंडीशंस। अनसर्टेनिटी वेयर वी डू नॉट हैव द क्लैरिटी अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स। कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स व्हेन देयर आर वेरियस इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स विच इज डिफिकल्ट टू एनालाइज। एंड एम्बिगुइटी की सिचुएशन होती है व्हेन यू डू नॉट हैव द क्लैरिटी रिगार्डिंग द इवेंट्स व्हिच मे लीड टू फर्दर कंफ्यूजन। सो वोलेटिलिटी की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है, बाय डेवलपिंग लॉन्ग टर्म प्रॉपर विजन। अनसर्टेनिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग about the various interconnected factors and all, or by having more clarity about the future events, okay, by properly analyzing the available information. Complexity could be reduced by developing more clarity about the various interconnected factors, and ambiguity could be reduced by being more agile through agility. Okay, सो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। अगर आपको क्लास पसंद आई हो जरूर से लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिले हमारे अपलोडेड वीडियोस का। इन सभी वीडियोस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टू गेट एक्सेस टू दीज पीडीएफ। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।